धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जरूरी नहीं है हमेशा कि जो सामने दिख रहा हो वही सच हो, वही सही हो। उसके पीछे भी कोई सच और असली कहानी हो सकती है। यह बात कही जा रही है यमन पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के संदर्भ में। लोग कह रहे हैं कि पहले यमन ने ड्रोन से तल अवीव पर हमला किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने यमन पर हमला किया है। लेकिन सवाल तो और भी बहुत सारे उठते हैं। इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन इस जंग में, इस हमले में इजराइल के साथ होने से क्यों इनकार कर रहे हैं? सऊदी अरब क्यों कह रहा है कि वो अपनी हवाई जो फजा इलाका है, क्षेत्र है, उसको किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देगा? और ईरान जो इस पूरे तमाम लड़ाई के दौरान सबसे अपनी अहम भूमिका निभाने में लगा हुआ है और उसमें जो उदारवादी एक नेता राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पेजेश्कियान, अब वो क्या करेंगे? क्या ये जंग फैलने जा रही है? और भी कई सवाल हैं। उन तमाम सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और इस पूरे इलाके की राजनीति पर, सामाजिक स्थिति पर, भौगोलिक स्थिति पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। शुरुआत में एक सवाल के साथ करना चाहता हूं सर, क्या इजराइल ने जो हमला किया है उसे सिर्फ बदले की कार्रवाई माना जाए? देखिए, हुसी या जो यमन में जो हुकूमत है जिसको के अंसारुल्लाह चला रहे हैं, वो कई महीने से इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसराइल जाने वाले जो जहाज हैं, पानी के जहाज, वो सब उसने रोक दिए हैं और अगर तब भी कोई जाता है तो उस पर हमला करते हैं। बहुत से हमले कर चुके हैं और इसराइली खुद कह रहे हैं कि अब तक जो है अंसारुल्लाह या हुसी, जो भी नाम दें उसको, यमनी जो हुकूमत है, उसने अब तक इसराइल पर 200 बार अटैक किया है। और वो अटैक तल अवीव पे पहली दफा हुआ है कल, उससे पहले दूसरी जगहों पर हुआ है। खास तरीके से ईलाद पर हुआ। ईलाद जो है, जो जुनूबी इसराइल में बंदरगाह है, उस पर हुआ है। बल्कि ये जो बंदरगाह है, ये मैं बता दूं कि हुथियों के हमले की वजह से ये बंदरगाह अब तकरीबन बिल्कुल बंद हो चुकी है, जो बहुत ही बड़ा घाटा है। कई महीने के दौरान वहां पर सिर्फ एक जहाज आया है, जबकि आम हालात में रोजाना बहुत जहाज आते हैं और इसराइल के जो सामान आते हैं, खास तरीके से चीन और इस इलाके से चाइना वगैरह, वो सब वहीं पे आते हैं। तो इस यहूदी जो है मुस्तकिल लगे हुए थे, लेकिन ये जो उनका जो शनिचर की रात को जो हमला हुआ है, वो पहली दफा तल अवीव पे हुआ। तल अवीव एक तरह से, हालांकि इसराइल ऑफिशियल तरीके से कहता है कि जेरूसलम उसकी राजधानी है, लेकिन असल राजधानी तल अवीव आज भी है। सारी एम्बेसियां वगैरह वहीं हैं और गवर्नमेंट वहीं से काम करती है। तो उस पर उनका पहला अटैक है। उस अटैक में उन्होंने एक रिहायशी इलाके पर उनका ड्रोन जाके गिरा और उस ड्रोन से एक इसराइली मारा गया और 10 इसराइली जख्मी हुए हैं। इसके बाद इसराइल ने कहा कि अब हमारा आदमी जो कि मारा गया है, इसलिए हम बदला जरूर लेंगे। इससे पहले डायरेक्ट तरीके से इसराइल ने अभी तक नहीं किया था। उसकी वजह ये नहीं है कि वो नहीं हमला करना चाहते हैं, बल्कि उसकी वजह यह है कि इसराइल काफी फंसा हुआ है। एक तरफ गजा में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ शुमाली इसराइल का इलाका जो है, वहां पे हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। तो वहां की जो भी बहरहाल अकल उनके पास भी है, वो देखते होंगे कि हमको एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद जबकि वहां तल अवीव पे अटैक हुआ और उनका आदमी मारा गया, 10 आदमी जख्मी हुए हैं, तो फिर जो वहां की बहरहाल जो राय आम्मा होती है, पब्लिक जो ओपिनियन होता है, वो बड़ी हंगामा करती है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने मारा है और अपने हवाई जहाज वहां भेजे हैं और वहां पे यमन में जो बंदरगाह का शहर है, उसका नाम हुदैदा, उस पर हमला किया है। वहां पर पेट्रोल के टैंकों को मारा है, बिजली घर को मारा है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके अंदर ये कहा गया है कि 3 यमनी हलाक हुए हैं और 87 यमनी जख्मी हुए हैं। ये काफी बड़ा नुकसान है। उसके बावजूद यमन की हुकूमत किसी तरह पीछे नहीं हटी है, बल्कि वो कह रही है कि और अपनी जात के लिए नहीं है, बल्कि उनका हमला, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होगी ये हमले जारी रहेंगे।
कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल मेरे ज़हन में जो उभर रहा है वो ये कि अमेरिकी एम्बेसी के पास हमला हुआ, अमेरिका के लोग वहाँ पे रहते थे, उस जगह पे तेल अवीव में हमला हुआ, इसलिए इज़राइल ने पलट के तुरंत हमला कर दिया। तो अमेरिका से भी क्या सिग्नल मिल गया था कि हमला कर दो? ये देखिए, हमला तो इस हूथियों के ऊपर हमला अमेरिका कर ही रहा है। वहां से नहीं कर रहा है, इसराइल से नहीं कर रहा है, बल्कि उस इलाके में कर रहा है। वहां पर हमला खुद अमेरिका कर रहा है, बरतानिया कर रहा है और फ्रांस कर रहा है। ये तीन ममालिक जो हैं मुस्तकिल हूथियों के एयरपोर्ट हैं, उनके और जो फौजी ठिकाने हैं जगह जगह जो है वहां पे मुस्तकिल हमले कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हूथियों के ऊपर कोई असर उसका नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे और जब तक गजा पर हमला होता रहेगा, गजा पे जंगबंदी जब तक नहीं होगी तब तक ये बंद नहीं होगा। तो असमें समझना चाहिए कि जो यमनी कौम है बहुत ही जंगजू लड़ाकू कौम है, जैसे अफगानी है उस टाइप के लोग हैं ये। और जी, ये ऐसे नहीं है कि चंद लोग मर जाएंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, ऐसे लोग नहीं है। ठीक और है। ये भी बता दूं कि देखिए, यमन में सारी आबादी 16 मिलियन की है, हुँ, लेकिन उनके घरों में 36 मिलियन जो है राइफल यानी यानी बंदूकें रखी हुई हैं। दुनिया में हुँ, ये रेशियो कहीं नहीं, अमेरिका में भी नहीं है। तो जी, वो लड़ने वाली कौम है और लड़ने पर यकीन रखती है और पीछे नहीं हटती है। इंतकाम लेना उनके यहाँ बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अब जब फैसला कर लिया है कि वो गजा के लोगों के साथ हैं या फिलिस्तीन के लोगों के ठीक साथ है। हैं, तो हुँ, उस पर जारी हैं और उस पर हट नहीं रहे पीछे। तो 2 मंत्री हैं नेतन्याहू के, एक का नाम है स्मोट्रिच, दूसरे का नाम है लेविन। वो क्यों कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हमला किया गया और जो मीटिंग बुलाई थी हमला करने के लिए, उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, वो तो जरूर है, लेकिन इसमें ये बात भी है कि बहुत ज्यादा फ्रंट खोलने से इसराइल कमजोर हो गया। इसराइल इस वक्त खुद कमजोर हो चुका है। वो आज नहीं बल्कि कई हफ्तों से ये बात आ रही है कि इसराइल के पास कम फौजी हैं, बल्कि दुनिया भर से वो मर्सनरी जो है, जो कि पैसे लेकर लड़ रहे हैं, उन लोगों को बुला रहे हैं। हिंदुस्तान से भी कई सौ लोग गए हुए हैं। हुँ, अमेरिका से मैं समझता हूँ कि 8-10 हज़ार लोग आए हुए हैं, यूरोप से आए हुए हैं, बरतानिया से आए हुए हैं। तो वो उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है, उनके पास असलहा खत्म हो गया है। अभी उन्होंने कल परसों कहा कि हमारे पास अब टैंक नहीं रह गए हैं। टैंक इतने ज्यादा गजा के लोग, हमास और जिहाद इस्लामी जो वहां पर जो भी डिफेंस कर रहे हैं, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें ये कहा जाता है कि 500 टैंक उन्होंने तबाह कर दिए हैं। इसराइल ने खुद कल परसों इकरार किया है कि हमारे पास अब टैंक बहुत कम रह गए हैं। इस टैंक के बगैर कोई भी लड़ाई जो जमीन पे लड़ी जाती है वो लड़ नहीं सकते। तो ये जो सोच उनकी है वो इस वजह से है कि बहुत ज्यादा फ्रंट खोलने से इसराइल और कमजोर होगा, इसलिए कि हजबुल्ला के साथ भी लड़ाई तकरीबन जारी ही है। मतलब वो हल्की सी है, जी, लेकिन रोजाना जो है दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। और जी, इसराइल बार बार ये धमकी दे रहा है कि हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल लड़ाई जारी है। और वहां जी, से तकरीबन कुछ लोग कहते हैं कि 80,000 और कुछ कहते जी, हैं कि 1 लाख जो है ये जो इसराइली वहां से नीचे आकर के तल अवीव वगैरह के इलाकों में रह रहे हैं और ये हुकूमत के खर्चे पे रह रहे हैं, जो जी। कि यकीनन बहुत बड़ा उनके ऊपर बोझ है। एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर जब भी इज़राइल पे हमला होता है, तो उस पे जवाबी कार्रवाई करता है, चाहे ईरान का मामला ले लीजिए, चाहे गज़ा का मामला ले लीजिए। जब हमास ने हमला किया तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। अब हूतियों की तरफ से ड्रोन आया तो उन्होंने यमन पे जाके हमला कर दिया। ये जो हिजबुल्लाह से लड़ाई चल रही है इतने महीनों से इज़राइल की, लेबनान सरकार क्यों नहीं कहती है कि लेबनान के ऊपर हमला है और हम इसका जवाब देंगे? देखिए, लेबनान सरकार या लेबनान की जो आर्मी है बहुत कमजोर है। लेबनान इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। लेबनान में एक तरह से एक पूरा यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आज से नहीं बल्कि महीनों बल्कि कई साल से चल रहा है। बिल्कुल बुरी हालत में वो है। और उनकी आर्मी जो है उनके पास कुछ खास असले नहीं है और तैयारी नहीं है। तो और उनके ऊपर हजबुल्ला का पलड़ा भारी रहता है। हिजबुल्ला से कई बार वो लड़ाई लड़ चुके हैं, इधर वहां की लेबानीज आर्मी के हम कंट्रोल करें, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए हिजबुल्ला को। तो ये समझना कि लेबनान की आर्मी इतनी पावरफुल है कि कुछ करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। यकीनन अगर इसराइली अंदर जाएंगे, अभी तक तो बाहर से हमला कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अंदर जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन उनके पास कोई खास ताकत नहीं है, वो कमजोर मुल्क है। और इस वक्त इकतसादी तौर से यानी इकोनॉमिक तौर से काफी कमजोर हो चुका है। वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल बस हो चुकी है। वहाँ की जो वहाँ के जो
जो पैसा है वहां का, जो इसको लीरा बोलते हैं, लीरा जो है बिल्कुल यानी पानी को भाव बिक रहा है, बल्कि अब कोई लीरा लेता नहीं है। डॉलर से वहां पे तजारत हो रही है मुल्क के अंदर, तो उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये सब काम कर सके। सीरिया भी क्यों जवाब नहीं देता? लगातार हमले करके वहां पे इजराइल की फौज लोगों को मारती रहती है, सीरिया भी कभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता है सर? देखिए, सीरिया भी बहुत कमजोर हो चुका है। सीरिया 10-15 साल से वहां लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से बहुत कमजोर हो गया है। उसके इलाकों के ऊपर कहीं पे अमेरिका काबिज है, कहीं पे तुर्की काबिज है, कहीं पे रशियन काबिज है, और एक इलाके पर आप कह सकते हैं ईरानी और हिजबुल्ला भी काबिज है। तो वो एक तरह से वो जरूर जो वहां का जो राजधानी है दमास्कस या दमिश्क जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जरूर वो है, लेकिन वो एक कमजोर हुकूमत है जिसके अंदर कोई जान नहीं है। और ठीक है। इसी वजह से, और फिर उनके पास वो असले नहीं है जिससे कि वो इसराइली हवाई जहाजों का मुकाबला कर सकें। जिस टाइप का उनको एंटी जो जो एंटी एयरक्राफ्ट वगैरह गन जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, जैसे S-400 जो कि अभी तुर्की ने खरीदा है, वो उनके पास नहीं है। अगर होते तो वो जरूर मानते। इसलिए ये भी मान लें कि जैसे लेबनान की जो आर्मी कमजोर है, वैसे सीरिया की भी कमजोर है। ठीक। इतने दिनों से उसमें जंग लड़ी गई है, ठीक है। उसकी वजह से उनके अंदर बल नहीं रह गया। अमेरिका और ब्रिटेन क्यों सफाई दे रहे हैं कि इजराइल ने जो हमले किए हैं यमन पर उसने अकेले किए हैं, हमारा उसमें रोल नहीं है? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? अब ये मैं सही तरीके से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि शायद वो ये नहीं कहना चाहते होंगे कि इसराइल के साथ वो जंग में शामिल है। उधर जो कि बात दूसरी है, वहां पे जो रेड सी यानी बहर अहमर जिसे कहते हैं, रेड सी में जो मसला है वो उसको इस तरह दिखा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मेरीटाइम यानी बहरी जो आमद और रफ्त है, उस पर जो है इस हूथियों ने हमला किया, इसलिए वो कर रहे हैं। यानी इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। इसराइल की मदद बिल्कुल कर रहे हैं कि आपको दिखाने दे कि बराह रास्त हम लड़ रहे हैं। उसका असर जो है दूसरे मुल्कों पर भी होता है, और जो उनके जो अलाइज हैं, जो उनके हलीफ हैं, यानी सऊदी अरब वगैरह, उन पर भी होता है। और उससे राय अम्मा खराब होती है, उससे अमेरिका के खिलाफ एक एक तरह से नफरत और बढ़ती है। अभी भी नफरत बहुत है, लेकिन नफरत और बढ़ेगी जब वो इसराइल के साथ बराह रास्त आ जाएंगे। इसलिए वो पीछे पीछे उनकी जरूर मदद कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उनका असलाह भी देते हैं, लेकिन खुद से आकर के उनके साथ नहीं लड़ रहे हैं। सऊदी अरब सफाई क्यों देने लग जाता है? जब ईरान ने जो है इसराइल पे हमला किया, तब उसके बाद जो है इसराइल ने जो है ईरान पे जवाबी कार्रवाई की, तो ये सफाई क्यों देने लग जाता है हमेशा सऊदी अरब के भैया हमारा कोई रोल नहीं है, हमने किसी का साथ नहीं दिया? क्योंकि सऊदी अरब पर मुस्तकिल ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप उनकी चुपके से मदद कर रहे हैं, आप उनको सामान ले जाने दे रहे हैं, आप उनको ऊपर से फ्लाई करने दे रहे हैं, वगैरह वगैरह इल्जाम लगता रहता है। मालूम नहीं उतने सच कितना है, हम नहीं कह सकते। जी। इसलिए कि जो बात जो है, जो फौजी बातें होती हैं, उसके बारे में हर मुल्क जो है पूरी पूरी सफाई से बात नहीं करता है, बल्कि बहुत सालों के बाद मालूम होता है क्या हुआ था। तो अब चूंकि यमन जो है, यमन जाने के लिए आपको, इसराइल से यमन जाने के लिए आपको सऊदी अरब से गुजरना पड़ेगा, और अगर सऊदी अरब से नहीं गुजरेंगे तो रास्ता बड़ा टेढ़ा होगा। वहां जो है एक बहर अमर के ऊपर से गुजरना होगा, या इजिप्ट और सूडान से गुजरना होगा, या फिर इधर से एमिरेट्स की तरफ से गुजरना होगा, तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। तो सीधा रास्ता इसराइल से सऊदी अरब से ही वो गुजरता है। अब ये हकीकत नहीं मालूम मुझे कि गुजरे या नहीं गुजरे, लेकिन बहरहाल चूंकि इस बात से जो अरब जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत नाराज होगा कि सऊदी अरब ने उसको जाने दिया। इस वजह से उन्होंने ये कहा है, ताकि अरब में अभी भी नफरत है, काफी काफी लोग तनकीद कर रहे हैं कि इसराइल के सामने जो सऊदी अरब क्यों खामोश है, क्यों करने दे रहा है। अगर वो खाली सिर्फ धमकी दे दे कि हम पेट्रोल बंद कर देंगे या कुछ कपड़ा आएगा, लेकिन ऐसी चीज वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो जो पिछले काफी समय से लाल सागर की स्थिति को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन कई देशों के साथ मिलकर यमन पे हमले कर रहे हैं, तो वो कहाँ की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं सर? नहीं, एक तो खुद इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर उनके अपने बहरी बेड़े हैं। अमेरिका के पास तो बहुत बड़ी बड़ी बेड़े हैं, पूरे पूरे एक शहर के बराबर जो है उनका जो 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 एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। जैसे कि दो उन्होंने अभी जब जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर को, उसके बाद वहां भेजे थे, वहां से वापस ले लिए। तो वो उनके वहां पे घूमते रहते हैं और वहां पे वो भेजते हैं। उसके अलावा इन लोगों के अड्डे जो है वहां पे
यमन के सामने अफ्रीका में बीच में लाल सागर है यानी बहर अहमर है, उसके उस तरफ दूसरा मुल्क है, उसका नाम है जिबूती। जी। जिबूती के अंदर जो है उन्होंने, जिबूती में कोई कुछ उनके आमदनी वाला जरिया नहीं है, तो उन्होंने अपने साहिल के ऊपर इलाके जो है कई कई किलोमीटर के मुख्तलिफ मुल्कों को दे रखे हैं। उसमें अमेरिका को भी दे रखा है, बरतानिया को भी दे रखा है, फ्रांस को भी दे रखा है। तो वहां उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं। इसका जिबूती को ये फायदा होता है कि ये लोग अड्डा बनाने के बहाने वहां पे सामान या वहां के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं और जिबूती की हुकूमत को पैसे भी देते हैं। तो ये वहां से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सामने है उसके बीच में खाली लाल सागर कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो ये वहां से काम कर रहे हैं। उसके अलावा खुद इनके जो बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो वहां आजकल मौजूद हैं, छोटे पानी के जहाज भी मौजूद हैं। जी। तो ये वहां से काम कर रहे हैं। ईरान क्या करेगा? क्योंकि ईरान के जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं वो तो देख रहे थे वेस्ट की तरफ, अमेरिका और तमाम यूरोप की तरफ के कुछ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अब हूतियों ने पहले तेल अवीव पे हमला किया, फिर इजराइल ने जो है यमन पे हमला कर दिया। अब वो क्या करेंगे? उनका क्या रोल होगा? इसराइल के सिलसिले में ईरान जो है ये कहता है कि जब तक हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा हम डायरेक्ट उसमें मुलव्वस नहीं होंगे। और जब इसराइल ने उनके जनरल को मारा, उन पे अटैक किया, उनके ऊपर सीरिया के अंदर था लेकिन अटैक तो उनके ऊपर हुआ था, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था। तो ईरान देखिए दूर से और पीछे पीछे मदद तो करेगा, हिजबुल्लाह की भी करेगा, हूथियों की भी करेगा, और मैं समझता हूँ हमास की भी कर रहा होगा। लेकिन वो बराह रास्त नहीं आएगा। वही तरीका है जैसे कि अमेरिका कर रहा है इसराइल के साथ, वही ईरान जो है इन लोगों के साथ कर रहा है, वो नहीं आएगा। ये उसका स्टेटस, मतलब ये पोजीशन है आज से नहीं, बहुत पहले से, कि जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा हम नहीं करेंगे। तो अभी उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ इसराइल में, अमेरिका में लोग अक्लमंद हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे इसलिए कि उससे पूरे इलाके में जंग हो जाएगी। वो जंग ऐसी नहीं होगी जो अभी चल रही है, बल्कि बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं एक सवाल जो मेरे जहन में आता है आपके सामने रखना चाहता हूँ और काफी आपके पास तजर्बा भी है, उसके हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता अमेरिका जाने वाला है नेतन्याहू? उससे पहले उसने ड्रोन को तेल अवीव तक आने दिया और फिर तेल अवीव से जो है उसने यमन पे हमला कर दिया। और जो ये आपको लगता नहीं कि वो अपने लिए एक माहौल बना के जा रहा है कि देखो मेरी जान को हिजबुल्ला से ही खतरा नहीं है, हूतियों से भी खतरा है, मुझे मत छोड़ो मझधार में, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ मिलके लड़ो? अब ये सब तो खाली यानी स्पेकुलेशन बोलते हैं, स्पेकुलेशन है कि क्या हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि ड्रोन का आना जो है उसको आने नहीं दिया गया, बल्कि उनका निकम्मापन है उनका। ऐसा नहीं है, वो जो कहते हैं कि हमारे पास आयरन डोम है, फलां दिमाग है, वो साबित हो गया कि वो तकरीबन 50% से ज्यादा काम नहीं करता है। उससे पहले भी हिजबुल्लाह के ड्रोन भी और हिजबुल्लाह के रॉकेट भी आते रहे हैं। उससे पहले खुद हमास और जिहाद इस्लामी के ड्रोन और रॉकेट आते रहे हैं। तो उसी तरह से ये वाला जो उन्होंने भेजा था, और ये कहा जा रहा है कि ये काफी पावरफुल ड्रोन है जो कि असल में ईरान ने बनाया। ईरान ने, उसका नाम है उसका समद 3 उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन हूथियों ने कहा कि इसका नाम इन्होंने याफा रखा हुआ है। याफा इसराइल के अंदर या फलस्तीन के अंदर एक शहर का नाम है, उसके नाम पे रखा हुआ है। तो ये उनका ये कहना है कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ उन्होंने यहाँ वहाँ घुमा घुमा करके उसको ले गए हैं और फिर इसराइल के अंदर दाखिल किया है। तो एक तरह से उनकी जो तजुर्बाकारी है, उनके जो फौजी और टेक्निकल जो उनके नो हाउ उनके पास है, हूथियों के पास साबित करता है कि वो काफी कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि अभी तो हमने बस छोटी सी चीज दिखाई है, अभी हमारे अटैक और भी आने वाले हैं। और सब उसका मामला सिर्फ ये है, उनका कहना शुरू से ये है कि जिस दिन गजा पे जंगबंदी हो जाएगी हम भी बंद कर देंगे। तो ये पाला जो गेंद का पाला जो इसराइल में है, भाई वो गजा में क्यों नहीं बंद करता? यानी आज 9 महीना हो गया है, उसकी जंग जारी है। रोजाना जो शहरी बेचारे औरतों को, बच्चों को इनको मार रहे हैं। वो टेंट में है, ये भी नहीं अपने घरों में। कई बार वो जगह बदल चुके हैं, उसके बाद भी मार रहे हैं। तो ये एक तरह से सिर्फ इंसानों को कत्ल करने का बाकायदा इसराइल ने प्लान बनाया हुआ है कि किसी तरह से उनको सरेंडर करने पर मजबूर करे या वहां से भागने पर। यानी उसका इरादा ये भी है कि ये लोग जो है मिस्र भाग जाए, वहां से सहरा सीना जो है वहां भाग जाए वहां से। लेकिन वो लोग नहीं भाग रहे हैं। और उसके बावजूद रोजाना, अभी इस पिछली रात जो गुजरी है उसके अंदर भी
तकरीबन 20 लोग मारे गए हैं, और जब 20 मारे जाते हैं तो कई सौ लोग जख्मी भी होते हैं। जी, एक सवाल मैं अपने जहन से पैदा कर रहा हूं, आप उसे जो भी नाम देना चाहें अलग बात है। अमेरिका और ब्रिटेन तो पहले से ही यमन को टारगेट कर रहे हैं। सऊदी अरब की एक लंबे समय से इन हूसियों से दुश्मनी चल रही है। अब इसराइल भी मिलकर अटैक करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे मिलके यमन, लाल सागर से मैं तो दुखी है ना हूतियों से, यमन को सीधे टारगेट करें और वो चाह रहे हो कि एक मौका दें और बस कहानी खत्म करें? देखिए, यमन के ऊपर यमन तो इसमें दो यमन हो गया है। एक यमन छोटा सा है जो कि एक तरह से मगरिब के साथ, यानी ये अमेरिका और इसराइल और सऊदी अरब के साथ है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा बड़ा जो है वो हूथियों के पास है। तो इनसे लड़ाई तो आज तो थोड़ी हो रही है, आज 12-13 साल से लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई तो बंद कर दिया, सऊदी अरब ने उसको बंद कर दिया है, लेकिन वो लड़ाई हो रही है, उसमें नाकाम होने के बाद ही उन्होंने बंद किया है। वरना पहले उनका ख्याल था कि 2-3 महीने में हम खत्म कर देंगे। तो उन्होंने साबित कर दिया कि 2-3 महीने में हम खत्म होने वाले नहीं है, बल्कि 10 साल के बाद इन लोगों ने मजबूर होकर जंग खत्म की है। इसलिए इस बात का, यानी मैं नहीं समझता कोई अक्लमंद ये समझेगा कि अब जो है, जो काम सऊदी अरब और एमिरेट्स मिल करके और अमेरिका की मदद शामिल थी उसके अंदर नहीं कर पाए, तो अब किसी तरह से वो कर लेंगे। इसलिए कि अब उनके पास उस 2-3 साल के अंदर जो है वो मुस्तकिल, जल के कहा जा रहा है कि ड्रोन की जो ताकत है वो उस इलाके में किसी के पास नहीं, जो हूथियों के पास है। इसलिए कि वो 10-15 साल से मुस्तकिल इसी पे काम कर रहे हैं, किस तरह से अच्छे अच्छा ड्रोन बनाए। एक ड्रोन नहीं बल्कि उनके यहाँ यानी दसियों ड्रोन उन्होंने बनाए, अलग अलग मसाफत के लिए, अलग अलग ताकत के लिए, अलग अलग, यानी उसमें जो 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 वजन लेके चल सकता है उसका है। बहुत से उनके पास ड्रोन है और बन रहे हैं, और ये साबित उन्होंने किया कि उनके पास फैक्ट्रियां जिनके अंदर बन रहे हैं। इसलिए उनको नाकाम बनाना, उनको खत्म करना, ये कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब से ये गाजा जंग शुरू हुई है तब से हूतियों की एक अहम भूमिका रही है इस पूरी जंग के दौरान। अभी तक वो लाल सागर में गला घोंटे पड़े थे तमाम देशों के हमलों के बावजूद, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने इजराइल में घुस के हमला किया है, ये आने वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक संकेत तो दे ही रहा है। देखते हैं लड़ाई कहाँ तक फैलेगी और किस रूप में जाएगी। अमेरिका में खुद भी बाइडन घिरे हुए हैं, अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पा रहे हैं। प्रत्याशी बनना तो अगली बार के लिए उनका मुसीबत हो ही चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मेहरबानी।